यही करता हूँ। और ज़रूरतमंदों का साथ देता हूँ। मेरी मेरी मदर जो है वो डॉक्टर रही हैं और नर्सिंग होम चलाती थी। ज़रूरतमंदों को और गरीब जनों को वो भी फ्री इलाज करती थी, अपने पैसे खुद डाल के करती थी। और कई मर्तबा ये होता था कि कंधे से कंधा मिला के उनका साथ भी मैंने कई बार मर्तबा दिया कि हम लोग मिल के करते हैं, मैं अपना श्रमदान दे सकता हूँ। उस उम्र में ऐसा ही होता था कि कमाई तो मैं तो स्कूल कॉलेज में ही था, तो अपना श्रमदान ज़रूर देता था। और माताजी अपना मेडिकल प्रोफ़ेशनली लोगों की सहायता करती थी। और यदि आपको याद होगा तो रॉयट्स बड़े हुआ करते थे। विनय जी, क्या आप पाकिस्तान से आए हुए हैं? जी, मेरे पेरेंट्स जो हैं वो वेस्ट पाकिस्तान से आए हुए हैं। और मेरे फादर जो है वो आपको झेलम नहीं सेक्टर। आपको नहीं लगता है कि आपके साथ बहुत अन्याय हुआ है? जब वहां से जो आप लोग यहाँ आए हैं, तो उन्होंने आपकी संपत्ति जो है, जो यहाँ से लोग गए उनको बांट दिया। जो यहाँ बिल्कुल से लोग गए थे, नंबर वन, पहले दो चीजें हैं इसमें। हाँ नंबर जी। वन, जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में अहम भूमिका निभाई, उन सभी दुष्टों को इस देश में रहने दिया गया, नंबर वन। और दूसरी बात है, जो थोड़े बहुत गए थे, उनके जो प्रॉपर्टी थी, वो उनके लिए संभाल के रखी गई कि वो वापस आएंगे। अरे भाई, जब वो वापस आएंगे तो आपने ये देश को ही क्यों बांटा था? ये बड़ी विडंबना की विषय है, और ये बात आप, इसकी पीड़ा आप ज्यादा समझ सकते हैं। मैथिली जी, वो नासूर आपने आज फिर से जागृत करा दिए, जो मेरे दादा साहब और पिताजी ने अपने ज़हनी तौर से झेला भी है और आँखों देखी है उनकी। अ, मेरे परदादा जो हैं वो ज़मींदार थे, पिंड दादन खान, पिंड सैदपुर, पिंड दादन खान डिस्ट्रिक्ट में, झेलम डिस्ट्रिक्ट में। और मुझे ये बताया जाता है कि उनकी ज़िम्मेदारी इतनी थी कि जहाँ तक नज़र जाती थी उनके अपने खेत खलिहान थे। और पार्टीशन के टाइम वे लोग हाँ, पानिया जी, हाँ, गुड इवनिंग सर। हैं आप? आप हम लोग ठीक हैं। विनय जी कुछ कह रहे हैं, मुझे हाँ, लगता है कि पहले उनको कंप्लीट करने देते हैं, फिर आपसे जो है ना, आपको बात हाँ, करूँ मैं। बिल्कुल। जी, जी, जी। हुँ, जी, विनय जी, आप अपनी बात कहिए, आप बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। और हाँ, वो बेसिकली कुछ घाव हैं, जो कि मुझे लगता है कि उनको जागृत रखना और जीवित रखना बहुत ज़रूरी है। उससे वो एनर्जी मिलेगी जो इसके देश के परिवर्तन के लिए आवश्यक है। और उस टाइम मेरे नाना जी और नानी और मदर की फैमिली वो भी इंडिया में थी। मेरे नाना जी कंट्रोलर डिफेंस अकाउंट्स रहे अपनी ज़िंदगी में, वो मोहता उन्होंने प्राप्त किया। तो उस नौकरी के तहत वो इंडिया में पार्टीशन से पहले आ चुके थे। और मेरी मदर बताती हैं कि अ, वो लोग दिन-रात, 4 बहनें थीं उनकी माताश्री और 4 बहनें ये, 5 ये जने मिलके दिन-रात बोरियों की बोरी रोटियाँ बनाती थीं। और जैसे ही ट्रेन पाकिस्तान से आती थी, वहाँ मेरे नाना के थ्रू वहाँ पे रोटियाँ बँटवाई जाती थी। और जो गाड़ियाँ आती थीं वो बिल्कुल लेडीज़ के लिए तो अदृश्य होता था, लेडीज़ को अलाउ नहीं करते थे कि आप वो देख ही नहीं सकते, वहाँ तक पहुँचो ही नहीं। तो वो दृश्य मुझे नहीं बताए गए, ताकि ज़ख्म उनके तो मेरे पितरों के हैं ही। बाकी मेरे फ़ादर और दादाजी का ये रहा कि पार्टीशन के टाइम वहाँ से किसी तरह जान बचा के वे लोग आके दिल्ली पहुँचे। और दिल्ली में लाल किले के सामने उन्होंने शरणार्थी बन के रहे। और रोटी तक नहीं मिलती थी। मेरे फादर और उनके 4 सिबलिंग्स और 7-8 जनों की फैमिली वहाँ आके टिकी। गवर्नमेंट से कोई सहायता नहीं मिलती थी। और उस दौरान में मेरे फादर बताते हैं कि वो और उनके मामा जी वो चांदनी चौक में
खाड़ी पावली में जाके किसी भी दुकानदार से प्रार्थना करते थे कि भाई हमें अपनी दुकान के आगे बैठ के परचून में वही सामान बेचने दो जो आप बेच रहे हो। तो वो बताते हैं कि भाई चीनी की बोरी सुबह लेते थे और शाम तक वो चीनी की बोरी खाली करते थे, और जो लाला होता था उसको पैसे वापस करते थे, और बोरी से जो कमाई होती थी वो घर की रोटी के लिए वो घर ले जाते थे। इस तरीके से उन्होंने अपना फिर से जीवन शुरू किया। उसके बाद उन्होंने अपने सारे भाई बहनों को खड़ा करा, अपने आप को खड़ा किया, एक डॉक्टर बने। अमृतसर मेडिकल कॉलेज में उन्होंने एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त करी, और आर्मी ज्वाइन करने के बाद फुल कर्नल होके रिटायर हुए 1985 में। और आपको आपको 3 आपको महीने ये पहले उनको खोया है मैंने। ओहो ओहो ओहो, आई एम वेरी सॉरी टू हियर दैट एंड एंड डीप कंडोलेंसेस फ्रॉम आवर साइड। नहीं आपको सर, नहीं लगता आपको ये उनकी नहीं लगता है? हाँ हाँ उनकी छत्र छाया में बहुत कुछ सीखा, और ये जो बातें आज हो रही हैं वो सारी उनसे ही सीखी हैं, उनसे ही समझी हैं। और उन्होंने एक डायरी में बहुत कुछ लिखा हुआ है, उसको पढ़ने का, उनकी डेथ के बाद अब मुझे वो डायरी मिली है, तो मुझे काफी समय लगेगा उसको पढ़ के और उसको अपने आप उसे जहन में छपवाइए, उतारने में। आप उसे छपवाइए। यस मैथिली जी, बहुत कुछ है उसमें आप उसे छपवाइए, सोचने ये समझने सरकार का। देखते हैं कितना। और मेरा ये कहना, देखिए विदेशों में भी 20 साल के बाद हर जो है ना सरकारी दस्तावेज को पब्लिक किया जाता है। हाँ, हमारी एक पॉलिसी होना चाहिए कि कोई भी दस्तावेज जो है ना 20 साल के बाद जो है ना उसे सीक्रेट नहीं रखा जाएगा। यदि उसके कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं, तो जिन दुष्टों ने वो निर्णय लिया है उन्होंने नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस की चिंता नहीं की, तो आज उनको कम से कम उजागर तो हमें करना ही चाहिए। यदि हम चोर को चोर नहीं कहेंगे, बदमाश को बदमाश नहीं करेंगे, तो हम एक ना तो अच्छी गवर्नेंस ला सकते हैं, ना अच्छा शासन ला सकते हैं, ना अच्छी व्यवस्था ला सकते हैं। बिल्कुल सर, ये चीजें तो है ही। तो वो उन सबको देखते हुए अपनी माता पिता की सेवा 20-25 साल, मेरी मदर बेड रिडन रही तो उनकी सेवा करता रहा, फिर पिताजी की सेवा करता रहा। अब आके थोड़ा सांस लेने का समय प्राप्त हुआ है, तो मदन जी से पता चला कि मैथिली साहब ढूंढ रहे हैं आप जैसे लोगों को। मैंने कहा नहीं, जरूर मैं जुड़ना चाहूंगा। हाँ, जो भी अपना श्रमदान या अपना इल्म दान दे सकता हूँ, मैं जरूर मिलके करना चाहूंगा। तो जब तक मदन जी और आप लोगों का साथ है, प्रेरणा तो मिलती रहेगी। चलिए, थैंक यू। मेरी आ रही है सर मदन जी, वेलकम अगेन। जी जी, आपका स्वागत थैंक यू है। थैंक थोड़ा सा आप भी अपना परिचय देंगे तो सभी को जान के यू। अच्छा लगेगा। और मैं आपको ये बता दूं कि द सेशन इज बीइंग रिकॉर्डेड एंड इट विल बी गोइंग टू द क्राइम फ्री भारत पोर्टफोलियो आल्सो। तो जो हम बात कर रहे हैं वो पूरी अपन जिम्मेवारी से करें, कोई भी इनफॉर्मल टॉक ना करें। जो जिम्मेवारी से अपन ऑन रिकॉर्ड कर सकते हैं हम वही बात करेंगे। मैथिली, मेरी आवाज आ रही है अब? अच्छा, बुलंदी से आ रही है सर अब? जोर से बुलंदी से आ रही है। लॉबी में बैठा रहा, जय ने ज्वाइन किया तभी मैं अंदर घुस पाया। आई थिंक बैकडोर नहीं तो अहो भाग्य जय सर की वजह से आप आ पाए दोबारा। अच्छा, मैं थोड़ा जय के बारे में आपसे बात तो करी थी भोपाल में। बिफोर ही बिगिंस हिज इंट्रोडक्शन, I just want to add that he has been a warrior of sorts, even fighting lone battles for causes that he is, passion है उनमें भी दुनिया को और सुंदर, अच्छा, यूजफुल बनाना है। जय, with that background, please go ahead. खुशी भी आज ज्वाइन करके थोड़ा लेट हो गया, मैं ज्वाइन करने में यहाँ वाईफाई चला गया था बीच में। मैंने सोचा जब यहाँ नेट आएगा दोबारा तब मैं देखूंगा। अभी भी फिर डेटा मेरा थोड़ा सा ही बाकी है, पर फिर भी मैंने कहा ये ज्वाइन कर लेता हूँ मैं। मेरा बैकग्राउंड एक कॉर्पोरेट
का बैकग्राउंड है, मैंने एमबीए कर रखा है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और डीसीएम हिंदुस्तान लीवर और आईटीसी में मैंने नौकरी करी हुई है। 12 साल नौकरी करने के बाद मेरे को ऐसे लगा कि मैं वहाँ पे बहुत खुश नहीं हूँ कॉर्पोरेट लाइफ से, और मैं कुछ करना चाह रहा था समाज के लिए, क्योंकि मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है कि जो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो बड़ी कूट कूट के भरी हुई है। मेरे फादर जो थे वो रिफ्यूजी वेलफेयर ऑफिसर थे जब पार्टीशन हुआ। अब जब विनय जी जो चीजें बता रहे हैं वो सारी चीजें उनकी देखी भी थी और हमको उन्होंने बताई भी थी। इतना ही नहीं, जो हिंदुस्तान से सबसे बड़ा काफिला आया था हिंदुस्तान में, जो स्वात गिलगिट मिंटगोमरी का काफिला कहते थे उसको, उस काफिले में हथियार पहुंचा के और उस काफिले को सुरक्षित हिंदुस्तान में लाने का एक बहुत बड़ा जिम्मा दिया था सरदार पटेल जी ने मेरे फादर को। और मेरे फादर को उस समय मेरे ख्याल से 300 ये ली एनफील्ड की 303 जो राइफल्स होती हैं ये दी गई थी विद एम्यूनेशन, और ये तब उस काफिले को लेकर के और वहां से पाकिस्तान से यहाँ हिंदुस्तान सेफली लेके आए थे। तो उनकी बताई भी, अब वो जो थे रिफ्यूजी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में, ही वाज इन चार्ज ऑफ गेटिंग द वुमेन हु हैड बीन एब्डक्टेड एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। तो उनके साथ रह करके मतलब हमेशा यही रहा कि देश की सेवा तो करनी ही चाहिए, वो सबसे ऊपर होती है। और अपनी लाइफ के बारे में ज्यादा मत सोचना, जब समय आता है आदमी अपने आप ये शरीर छोड़ देगा। तो ये एक निडरता उन्होंने मेरे अंदर उसी समय बचपन में ही कूट कूट के भर दी थी कि डरना नहीं तुम किसी से कभी भी, जब टाइम होता है आदमी अपने आप ही चला जाता है, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि तुम ये शरीर छोड़ो। मैं आपको एक और इंसिडेंट बताना चाहता हूँ कि एक बार टिहरी गढ़वाल में मैं काम कर रहा था, तो वहां पे एक शराब का ठेका था जिसमें छोटे बच्चों को जो स्कूल में पढ़ते थे, 5वीं 6ठी 7वीं के बच्चे जो थे, उनको वहां पे यूज करने लग गए एज कुरियर्स, क्योंकि हिंटरलैंड बहुत बड़ा था उस शराब के ठेके का। तो वो दूर दूर से जो गांव से बच्चे आते थे वही शराब की थैलियां ले जाते थे और गांव में फिर बेचा करते थे, और उनको हर थैली में मतलब 10 थैली में एक थैली मिलती थी। तो इस तरह से वो बच्चों को भी थोड़ी सी इनकम होने लग गई, धीरे धीरे उनको लत भी पड़ गई शराब की, जब पैसे आने लग गए जेब में। तो वहां पे हमने वो शराब का ठेका एक बार जब बंद कराया था, तो उस समय मैं तो हमेशा पीछे रहता था मूवमेंट में, पीछे से उसको रोल करता था, अलग अलग जगह लोगों से जाके बोलता था कि तुम लोगों को आगे आना चाहिए। और मैं हमेशा चाहता लोकल लीडरशिप उभर के आए। तो उस समय बार एक अखबार में एक मेरा नाम आ गया था, ये भी उस आंदोलन में है। तो हमारे एक चाचा जी तो देहरादून गए हुए थे, उन्होंने पढ़ लिया कि शराब के ठेके को बंद करने के लिए जेपी का कोई नाम था। तो वो बड़े उत्तेजित हुए, क्या एमबीए कर रखा है दिल्ली यूनिवर्सिटी, इतनी बड़ी कंपनी में काम कर रखा है, और वो मुस्लिम लोगों के बीच में जा करके और शराब के ठेके को बंद करना चाह रहा है। क्या कर रहा है वो, मतलब नौकरी वोकरी करे, कहीं अच्छी जगह करे, वो तो सबसे काबिल लोगों में से है, तो अच्छी जगह काम करे। तो उस समय वो थोड़े से जब वापस दिल्ली आए तो हमारे घर आए और मेरे फादर को एक तरीके से शिकायत कर लेते। मैं उस समय घर में नहीं था, बाद में मेरी मदर ने मेरे को बताया कि चाचा जी आए थे और वो कह रहे थे कि गुस्सा थे कि नौकरी छोड़ करके और ये शराब के ठेका बंद करने में लगा हुआ है, ये क्या तेरे पागलपन है, सबको छोड़। और वहां पे तो उन्होंने जब ये कहा हमारे फादर को, तो हमारे फादर का एक बड़ा अच्छा जवाब था, जिससे पूरे परिवार में मतलब जो मैं अगर कोई सोच भी रहा था कि नौकरी छोड़ करके ये मतलब इस तरह के काम कर रहा है, तो वो सबकी जो सोच थी बदल गई। मेरे फादर ने उस दिन कहा कि एक टाइम था जब एक भगत सिंह ने सारे देश को मतलब जोश दिला दिया था, एनर्जी दिला दी थी, और अब वो समय है जब हर परिवार में भगत सिंह होना चाहिए। हमारे परिवार से हमने इसको छोड़ रखा, देश की I salute your father.
तो उस दिन से तो मैं और ही मतलब डबल जोश में हो गया कि अब तो चाहे कुछ भी हो जाए तो मतलब मैं पीछे नहीं हटूंगा। और जब मेरे को थ्रेट्स मिल रहे थे टिम्बर माफिया की तरफ से, मैंने काफी टिम्बर माफिया के अगेंस्ट काम किया हुआ है, तो मेरे फादर ने मेरे को ये कहा था कि ये काम तेरा अलावा और कोई अब कर नहीं सकता, तो इस काम को कभी मत छोड़। तो मैं लड़ा हूँ टिम्बर माफिया से, उनकी करोड़ों रुपए की लकड़ी मतलब पेड़ों को कटने से बचाया, वो जो लकड़ी गायब कर देते थे। और इसमें ये माफिया इतना सशक्त है कि मेरे को कोई संकोच नहीं है ये कहने में कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी और हमारी जो आपने बिल्कुल सही बात कही कि ये माफिया इसलिए सशक्त हैं क्योंकि हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारे राजनेता चोर हैं, भ्रष्ट हैं, इनसे पैसे खाते हैं। नहीं तो ये बहुत कमजोर व्यक्ति होंगे, ये इनको अपना जो है ना चेहरा छिपाने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। ये मठाधीश बन गए हैं और पहले ये नेताओं को खड़ा करते थे, अभी खुद नेता बन गए हैं। यही कारण है इस देश में जहां की चपरासी बनने के लिए आपको साक्षर भी होना चाहिए और सचरित्र भी होना चाहिए, लेकिन इस देश में कानून का निर्माता होने के लिए ये मर्डरर, रेपिस्ट, किडनैपर विल डू। और हर पार्टियों को ये किडनैपर, रेपिस्ट और मर्डरर ही पसंद आ रहे हैं। भाजपा इज नो एक्सेप्शन। अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक पार्लियामेंट्री उसमें एक PIL में कहा कि कानून मेकर जो है वो लॉ ब्रेकर नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं, ये तो पार्लियामेंट को कानून बनाना पड़ेगा, कानून बनाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है ना इस काम के लिए फ्री नहीं है। उन्हें जो है तो क्रिमिनल चाहिए क्योंकि वो आसानी से जीत सकेंगे। जिन पार्टियों का चरित्र ये हो कि कहीं से भी किसी को पकड़ के ले आओ, हमारी सत्ता चले, हम केन प्रकार सत्ता में काबिज हों, तो ये हमने तंत्र भी जो क्या लिया, अंग्रेजों का एक्सप्लॉइटेटिव तंत्र जो उनके अंपायर के लिए था। ब्यूरोक्रेसी भी वही है। और पहले थोड़ा बहुत जो है फ्रीडम स्ट्रगल और बाकी लोगों के कारण जो ब्यूरोक्रेसी थी शायद थोड़ा उसमें एक फिर भी कुछ चरित्र में सच्चाई थी। अब तो चोर चोर मौसेरे भाई हो गए हैं। नाउ देयर इज ए ओपन पार्टनरशिप बिटवीन द ब्यूरोक्रेसी एंड दीज पॉलिटिशियंस। No, it's not only अभी जो एक ऑर्डिनेंस पारित हुआ है जिसमें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और CBI के चीफ को 2 साल का जो पहले टेन्योर था अब वो 5 साल तक और बढ़ाया, मतलब 5 साल बढ़ाया जा सकता है, एक साल बढ़ाते हुए। तो ये है कि भाई जो आपको पसंद आ रहा है, जो आपके काम कर रहा है वो पूरा रहे, एन प्रकारेण हमारी सत्ता चलना चाहिए। देखिए किस ढंग से जो है ना हमारा सिस्टम जो है अपने विटनेसेस को हैंडल करता है। आप किस तरीके से आप अपने फार्मर्स को हैंडल करते हैं, किस तरीके से आप अपने जो है ना बिजनेसमैन को हैंडल करते हैं, जो इस देश के लिए रेवेन्यू लाते हैं, जो देश के लिए टैक्स लग के आते हैं, उन्हें जो ब्यूरोक्रेट जो खुद करप्ट हैं वो उन्हें चोर की हैसियत से देखते हैं। देखिए ये विडंबना का विषय है कि यहाँ चपरासी पकड़ा जाता तो उसके पास करोड़ों रुपए निकलेंगे। यदि इन नेताओं के यहाँ छापे पड़े और ब्यूरोक्रेट्स के यहाँ छापे पड़े तो मालूम नहीं कितने हजार करोड़ निकलेंगे। और ये मैं बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं क्योंकि इस ब्यूरोक्रेसी का मैं हिस्सा रहा। तो आई थिंक लेट अस गेट ऑन विद दिस वर्क। जो मेरा मकसद था कि मैं सबको मिलाऊं जो लाइक माइंडेड राइट थिंकिंग है। एक अपना पर्सपेक्टिव भी रख दीजिए इसमें, बाकी लोगों ने तो आपका भी पर्सपेक्टिव इसमें आना चाहिए। हमारा एक्चुअली विनय और जय तो जानते हैं कि हम लोग एक सीरियल बना रहे थे क्राइम, साइबर क्राइम पर। तो उसमें जय हमारे एंकर थे कुछ टाइम के लिए, फिर उनको कुछ और एरियाज में भी काम करने की जरूरत पड़ी, तो वी थॉट कि कोरोना के चक्कर में इनको थोड़ा दूसरी एरियाज में फोकस करें। हमारा भी स्टूडियो बंद है, तो फॉर द टाइमिंग लेट अस स्टार्ट राइटिंग द स्क्रिप्ट्स। तो साइबर क्राइम को जब आपका मैंने क्राइम फ्री भारत सुना, देखा अपने बैच के ग्रुप में, तो आई थॉट साइबर क्राइम is a very small portion of what we actually want to do. It is not just about creating awareness. It is also about awakening the people to fight for what is their right. और right thinking तरीके से ही इस पूरे दायरे को एक शेप दे सकते हैं।
जिसमें कि why only address cyber crime, address other areas of crime also, and get those organizations which are concerned with crime fighting, which are concerned with going behind the scenes and finding the causes, doing the research, and helping organizations to remove the causes which result in crime. अभी तक जो हमारी आपस में बातचीत हुई है, आई थिंक ऑल ऑफ अस विल एग्री, हम कर रहे हैं कि क्राइम का कारण बुजुर्गों के जमाने से हम सुनते आ रहे हैं कि जन, जर और जमीन तीनों हैं। जमीन पर तो हम लोग जर, जोरू एंड जमीन। हाँ, तो कई लोग एंड जमीन है, 3 कारण है। कोई जन तो जनानी हो गई, जर हो गया जहर पीने का नशा, और जन, जर, जमीन मतलब वेल्थ, उस नाते कहते थे। कुछ अभी मेरे पास पीछे म्यूजिशियंस और सिंगर्स वगैरह भी आए थे शूटिंग कराने, तो वो कह रहे थे इसको एक दूसरे तरीके से, तो शराब, शबाब और कबाब, ये एक कमरे में किसी को ये तीनों चीजें दे दो, वो कभी बाहर नहीं निकलेगा वहां से, निकल के दिखा दो। तो ये बहुत अच्छा परिचय हुआ है। इसको आगे जो है अपन और विस्तार में चर्चा करेंगे। इस वीडियो को अभी अपन इस क्रम पे थोड़ी देर के लिए रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद, जय भारत।